सारे तो हो गए हैं, पीछे क्या रह गया है? 45 भी हो गया, 44 भी हो गया, 43 भी हो गया, 42 भी हो गया, 1 भी हो गया, ये हो गया। हद होती है वैसे। क्या चाहते क्या हैं आप? अब क्या क्वेश्चन 33 31 निकाल लें। चले, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको पढ़ लें। हाथ पकड़ लें उसका, भी रोक लें, वो अभी जा रहा है वो। बस एक हाथ से उसका हाथ पकड़ के रखें और बाकी दूसरे हाथ से काम करें जल्दी से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 5927। नोट कर लें, कर लिया? चलें आगे चलें। ये ऊपर वाले अकाउंट्स जो हैं वो कैश बेसिस पे बने हुए हैं और स्टॉक को वैल्यू किया गया है। भाई समीउल्लाह को बुलाओ। ऊपर वाले अकाउंट्स कैश बेसिस पे बने हैं और स्टॉक को वैल्यू किया गया है ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। अच्छा, कैश अकाउंटिंग में प्राइम एब्जॉर्प्शन दोनों की इजाजत है, कोई मसला नहीं। हाउएवर शाहिद वांट्स टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश टू एक्रूअल, लेकिन वो कैश से एक्रूअल की तरफ आना चाहता है। अच्छा, हाउएवर शाहिद वांट्स टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश बेसिस टू एक्रूअल बेसिस। अब वो कैश से एक्रूअल की तरफ जाना चाहता है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट जब मैंने आपको लास्ट टाइम कराई थी तो मैंने बताया था कि इस साल वांट्स टू चेंज, इस साल वो जाना चाहता है। इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंसेस पिछले साल वाले प्राइम पर पड़े हैं, लेट देम, उनको पड़ा रहने दें, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं पिछले के क्लोजिंग, और पिछले के क्लोजिंग पे हमें एतराज नहीं है। तो पिछले के क्लोजिंग पे हमें एतराज नहीं है क्योंकि पिछले साल कैश अकाउंटिंग यूज हो रही थी और प्राइम मेथड यूज हो रहा था, और पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना है। और एक जगह हमने लिखा हुआ देखा भी था कि अगर जो ओपनिंग स्टॉक होता है इस साल का वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, जो ओपनिंग होता है इस साल का वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है। देखें किधर लिखा था, यही 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 द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक शेल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। दैट्स वाई ओपनिंग पे एतराज नहीं, क्योंकि ओपनिंग पिछले का क्लोजिंग होता है। लेकिन क्लोजिंग में मसला है, कैश अकाउंटिंग में प्राइम और एब्जॉर्प्शन दोनों की इजाजत थी, लेकिन एक्रूअल अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन की इजाजत है और हमने चेंज का सोच लिया है और ऊपर वाले अकाउंट्स कैश पे बने हुए हैं, तो इनको एब्जॉर्प्शन पे लाना पड़ेगा। तो डिफरेंस 400, क्लोजिंग स्टॉक को 400 से बढ़ा दो। स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये आपको बताया था, स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है।
ये चैप्टर 12 के अंदर एडजस्टमेंट आपको कराई थी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल 22 लाख, नो वाज डिडक्टेड। यार ये पैकिंग मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, लिख लें। रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, सब पे यही रूल है कि परचेज डिसअलाउ होती है लोअर ऑफ करके। परचेज डिसअलाउ होती है लोअर ऑफ करके। परचेज डिसअलाउड, लोअर ऑफ। एक्चुअल परचेज ऑन विच टैक्स इज not deducted. What is the purchase on which tax not deducted? और 20% ऑफ टोटल परचेज। अब टोटल परचेज तो और कहीं दी नहीं हुई, इसी को टोटल परचेज लेंगे। डिसअलाउड इज लोअर ऑफ। ओके, किराया कैश में पे हो सकता है। सेक्शन 21 का एल कहता है किराया कैश में पे हो सकता है। दोबारा लेस ना करें, एक दफा लेस हो चुका है। $80,000 सैलरी भाई को दी है, ये माइनस हो सकती है। इसको लेस ना करें, पहले ही लेस हो चुकी है। $9.5 लाख एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे खर्च किया है, जो कि 5 साल का फ़ायदा देगी। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को इंटेंजिबल समझा जाएगा। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को इंटेंजिबल समझा जाएगा और इसको अमोर्टाइज किया जाएगा। इंटेंजिबल आप एक्वायर नहीं कर रहे, खुद क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट का मतलब होता है डेवलप करना। ओके, और सवाल में एक और लाइन भी इधर लिखी हुई थी कि हर वो खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे उसको आपने इंटेंजिबल बना लेना है। इसको आप इंटेंजिबल बना लें। ऐड कर दें कितना, 950, और लेस कर दें 190। नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज करते अगर जो है डेट ऑफ परचेज भी दी होती। पेनल्टी आपने गवर्नमेंट को दी है, इसलिए खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। कितनी, 465। इंटरेस्ट एक्सपेंस में पड़ा है
इंटरेस्ट अर्न्ड, चलिए कोई मसला नहीं। अगर आपने अर्न्ड को खर्चों में डाल दिया है, फाइनेंशियल चार्जेस तो ऊपर देख लेना माइनस हुए में है, तो असल में इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा काफ़ी ज़्यादा, और इसमें से हमने इंटरेस्ट इनकम माइनस कर दी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फिगर्स लेस होनी है। जब लेस लेस के साथ मिलेगा तो यहां तक पहुंचते हुए ये ऐड ही हो चुका है, ये बात है। आप ये देख लेना साइन क्या है, ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है, और ये यहां तक पहुंचते हुए ये ऐड हो चुका है, यहां तक पहुंचते हुए ये। खर्चों में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है, याद रखिएगा प्लस साइन के साथ नहीं पड़ी हो सकती। ज्यादा अच्छा लफ्ज था, एक दफा इसने यूज किया था, उसमें उसने लिखा था फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ प्रॉफिट ऑन, वो ज्यादा अच्छा लफ्ज था चैप्टर 12 में जो था। हाँ, फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये तो खूबसूरत इंग्लिश थी। पेज नंबर 274 पे, फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, जहाँ काफ़ी लंबी बात हुई थी इसके ऊपर, इतनी लंबी बात हुई थी कि हम थक गए थे। मैंने आपको कहा था बेहतरीन तरीका यह है कि फाइनेंशियल चार्जेस को लेस होना चाहिए, इनकम को ऐड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अकाउंटेंट खर्चों और इनकम को नेट करके शो कर देता है। ये बताया था कि खर्चे और इनकम को नेट करके शो कर देता है। तो पेज 274 पर पॉइंट 4 मच बेटर, इससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी इंग्लिश है। पॉइंट 4 में फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट पड़ा है, ये इंक्लूड नहीं है, बेसिकली ये नेट है। क्योंकि अगर आपको कोई बंदा आपको कहते कि सेल में सैलरीज पड़ी हुई हैं, अब ये तो कोई बात नहीं, नेट हुई होंगी, फिर पता नहीं सेल में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है, नहीं सेल में तो नहीं पड़ी होती, फिर नेट हुई होगी, तो अजीब सी बात है। अच्छा, बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 100 रुपया है और ये 70 रुपये है और ये 30 रुपये मिसाल के तौर पे, तो 70 में 90 का इंटरेस्ट खर्चा है और 20 की इंटरेस्ट इनकम है। तो अब ऑब्वियसली ये माइनस माइनस करके ये प्लस ही भी है, 100 जमा 90 190, 100 माइनस 90 10, 10 जमा 20, ये जमा ही हुआ होगा ना। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा है, 100 माइनस 90, असल में किसी ने आपको कहा कि ये मेरे सेल है और ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट है। आपने कहा अच्छा ठीक है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 90 होगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, ये खर्चा था, इसमें इनकम नेट हुई भी है, तो इसका मतलब है फिर असल में 100 माइनस 90 10 रुपए प्लस 20, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। छोड़े यार, इन चक्करों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं चीज को आसान करना चाह रहा हूं कि कहीं भी इंटरेस्ट अर्न्ड पड़ा हुआ है तो अर्न्ड का मतलब है प्रॉफिट में ऐड है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, इतनी लंबी बहस करने की जरूरत नहीं थी। इनकम में पढ़ा होना चाहिए था, वैसे ये खर्चों में नेट हुआ है, गलत इंग्लिश है ये। बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूं 2020 वालों के साथ क्या हुआ था।
नहीं नहीं, आपके साथ तो कुछ और होना है, वो अगले वालों को बताया जाएगा, उसका कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन विद बैंक। अच्छा ये अर्नड है, याद रखिएगा। अर्नड का मतलब ये होता है कि इस तक पहुंचते हुए खर्चे और ज़कात वगैरह टैक्सेस वगैरह माइनस नहीं हुई। ये रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है ये नेट ऑफ टैक्स और ज़कात नहीं है। द बैंक विद हेल्ड टैक्स एंड ज़कात इतने, बट ये ना समझिएगा ये 450 नेट है। वो बता रहे बैंक ने ज़कात भी काटी है, टैक्स भी काटा है, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि ये रिसीव्ड है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? अगर इसके साथ रिसीव्ड लिखा होता तो फिर इन दोनों फिगर्स को मैं जमा करके इसकी सही फिगर निकालता, और अगर इसके साथ ये लिखा होता नेट अर्नड तो फिर भी मैं ऐसा करता। अब यार इसको तो छोड़ें, फाइनेंशियल चार्जेस में पड़ा हुआ है, बस इनकम टाइप चीज है, फिलहाल इसको निकाल दें। लेस 450 इंटरेस्ट इनकम। बाकी इसका टैक्स और ज़कात वगैरह इसको भी देख लेते हैं, और इसको रिक्लासीफाई भी करेंगे वक्त आने पर। चलें करने साथ ही कर जाएं रिक्लासीफाई इसको। वर्किंग नंबर 3 खोल के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ज़कात और टैक्स को फेस पे लेके जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन उसने ये नहीं लिखा हुआ कि इस 450 में कटा है, उसने ये नहीं लिखा हुआ इस 450, फिर उसने पता क्या लिखा होता? द 450 इज नेट ऑफ, फिर उसने इस तरह इंग्लिश लिखी होती, द 450 इज नेट ऑफ, जैसे बाकी सवालों में लिखा करता है। वो सवाल आप पता है मौके पे तो मिलते कोई नहीं होते आपको, मुझे भी। ये देखें, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ लिस्ट, सॉरी, the amount was received after deduction of tax, this amount, तो ये नेट है, ये नेट है। अच्छा, इसके साथ इसलिए उसने अर्नड का लफ्ज भी नहीं लिखा, और इधर देखें उसने क्या लिखा है? अर्नड। अगर अर्नड के आगे ये भी लिख देता ना द अमाउंट, तो फिर भी मैं कहता नेट है, इट इज ग्रॉस। नहीं नहीं नहीं, उसने फिर उसने डाला अर्नड है, अब मैं क्या करूं मैं क्या करूं? फाइनेंशियल इंक्लूड इंटरेस्ट अर्नड, उसने पूरा डाल दिया, मैं क्या करूं? उसने अर्नड वाला कर दिया। अच्छा एक डायग्राम है, उसकी आपने तस्वीर खींचनी है। खींच लें, शायद आपको याद हो, 4-5 दिनों पहले मोबाइल में इसकी पड़ी हुई है, हर दफ़ा खींचते हैं। इंटरेस्ट इनकम अगर इंडिविजुअल कमाए या एओपी कमाए और बैंक से कमाए और 50 लाख से कम हो तो ये एफटीआर है। भाई इसकी तस्वीर खींचो, ये किताब में ही डाल दें। ओके, इस वजह से ये फाइनल टैक्स रिजीम है।
तल लें, तल लिया, चलें आगे। तो इधर उधर की ना बात करो। इस एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा जाएं ताकि न्यूमेरिकल के फेस पे ये फिगर्स मुझे याद रहें, ज़कात वगैरह और ये टैक्स वगैरह। कैपिटल गेन्स 45,000 रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स ऑफ 6750 इन मेटल लिमिटेड। ML is listed on Pakistan Stock Exchange. यकम जनवरी शाहिद परचेज इस शेयर्स फॉर 2 लाख एट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जहाँ पे भी ख़रीदे इसने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ख़रीद लिए इसने 2 लाख रुपए के शेयर्स। और मिला कितना है? कैपिटल गेन है 45,000 का। 45,000 का क्या है? कैपिटल गेन। और ये नेट ऑफ क्या है? टैक्स। तो इसका मतलब है गेन फिर ये तो नहीं है, गेन तो कुछ और है। लेकिन कॉस्ट को मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि उसने मुझे गेन निकाल के दे दिया। उसने मुझे क्या निकाल के दे दिया? तो फिर कॉस्ट को क्या करना मैंने? वो तो अगर सेल प्राइस दी होती तो फिर और बात होती, तो इसलिए कॉस्ट को इग्नोर करें। उसने गेन निकाल के दे दिया। लेस, पहले जितना पड़ा है वो निकालें। 45 नहीं, आगे मैंने कहा कॉमा फुल स्टॉप के आगे नहीं पढ़ा करना, बस जो पढ़े पहले वो निकाल दें। 45 निकाल दें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। ML is listed on Pakistan Stock Exchange. 45,000 plus 6750। जी जवाब, ये असल में गेन है। याद रखिएगा, अगर कोई भी आपको गेन आए उसमें से टैक्स कट गया तो गेन तो उतना नहीं था ना, गेन तो फिर ज़्यादा था। एक मिसाल दूं, सर आसिफ को सैलरी मिली है 90,000, 10,000 टैक्स कट के, तो न्यूमेरिकल के फेस पे तो 1 लाख को 12 से ज़रब देंगे ना। सर आसिफ को कुछ सोनी नहीं रहेगा, लपना लग गया। सर आसिफ को तनख्वाह मिली है 90,000, 10,000 टैक्स कट के, तो न्यूमेरिकल के फेस पे तो 1 लाख को 12 से ज़रब देंगे ना। उसको गेन मिला है 45 नेट ऑफ टैक्स, तो टैक्स उल्टाएं वो वापस डालें ताकि टोटल गेन तो ये था 51.75। चलें आगे। भाई जब गेन को निकाल के दे दे फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस ना किया करें। अगर सेल परचेज प्राइस अलग अलग दे फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस कर लें। ओके, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लें। इसका टैक्स जो कटा हुआ है वो एंड पे माइनस करना है। इतना टैक्स तो हुकूमत के खजाने में पहले ही जा चुका है ना। एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं कटा, टैक्स तो कटना भी नहीं चाहिए था, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड बिजनेस इनकम नहीं है ना। यहां से निकालें 980 लेस एग्रीकल्चर इनकम, और इसको डायरेक्ट फेस पे डाल दें। इसकी वर्किंग क्या करनी? शाहिद टैक्स 2000 जी। निकल जाओ यहां से, मैं जा रहा हूं, फिर जाओ फेस पे जाओ। समीरा चाय लाना एक कप। जी ओके।
टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 680। जीप जीप सवाल बना रहा है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा ही नहीं अभी तक, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करा रहे हैं। कर दें फिर, क्या करें जी, इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पहले से उल्टवानी चाहिए थी। हाँ जी बोलेंगे। 680 इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, एंड पे माइनस करेंगे। जो भी टैक्स आपका कट चुका है उसको एंड पे माइनस करेंगे। द अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला साल। पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है जो माइनस नहीं हो सकी थी? अनएब्जॉर्ब का मतलब अन माइनस। पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी माइनस नहीं हो सकी थी? 568। इसको भी क्या कर लें, माइनस कर लें। अब कर लें, ये तो सेक्शन है 58 लॉसेस के चैप्टर में, तो पढ़ लेंगे कभी चैप्टर नंबर। इसलिए मैंने आपको आज तक ये सवाल नहीं दिया था क्योंकि इसमें ये एडजस्टमेंट लॉसेस के चैप्टर की थी। तो लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो डेप्रिसिएशन अपने साल में माइनस नहीं हो सकी थी वो भी आके माइनस कर लें। जैसे सेल्स टैक्स में आजकल पढ़े हैं, जो इनपुट पिछले महीने माइनस नहीं हो सका था वो इस साल आके माइनस कर लें, तो ये डेड नहीं होगी, इसको माइनस करेंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन पुरानी 560, हाँ रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। रेंट जाके डेफिनेशन देखें एग्रीकल्चर इनकम की, उसमें जो है वो एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड का रेंट आ रहा है तो वो भी माफ है। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देखें जाके। चलें जी 52 कैपिटल गेन इनकम बोलें 51 पॉइंट सेपरेट ब्लॉक। ठीक है, अच्छा। और 6-7 निकलो तुम भी इधर से, तुम भी निकलो इधर से, तुम भी निकलो इधर से, सब निकल जाओ इधर से। सिर्फ आ जाके खोती बोर्ड तो 5 to 6 नहीं बचना इधर। मुझे क्यों निकाला सेपरेट ब्लॉक, मुझे क्यों निकाला फाइनल रेजीम, मुझे क्यों निकाला एग्जेम्प्ट इनकम। आ जाके वही यार कोई शादीशुदी कराएं बच्चों को, ये पढ़ाए फिर। लेकिन फिर भी 15 लाख से तो बहुत ज़्यादा है ना, 52 लाख है। बच्चों का डिडक्टिबल अलाउंस तो फिर भी माइनस नहीं होना था। ज़कात 93.75। समीउल्लाह, यार खुदा के लिए मैं आपको किसी तरह समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे अल्फाज ना बोला करें ज़िंदगी में, वरना ये आदत पड़ जाती है, फिर ये ज़िंदगी भर रहती है और आपके दायमे वाले आपसे डिस्टर्ब होते हैं। जुल्म, मर्जी है, ये है, वो है, तो यू विल बी गिविंग टफ टाइम टू योर सिबलिंग्स, योर वाइफ, योर किड्स ऑब्वियसली। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी से निकालें आहिस्ता आहिस्ता, अदरवाइज दे विल बी हैविंग अ टफ टाइम। देखा, स्टिल नो फर्क जी। टैक्सेबल इनकम इकट्ठे बोले, कोई एक बोले। समीला टैक्स माशाल्लाह कैसा रहा था
टैक्स का पेपर याद है नहीं याद? माशाल्लाह पहली दफ़ा में पास हुआ था आपका तो। अच्छा जी, टैक्स बोले 517 सैलरी कम तो टेबल 1 650 प्लस नहीं नहीं ये पूरा लिखवाया करो 650,000 यार तू ही आ जाए कैलकुलेशन वास्ते फिर मेरे नाल। वन डबल फोर माइनस करें फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है, चलें फिर माइनस करें चैरिटी वाला, वो भी नहीं है। फिर ऐड कर दें टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक और टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट इनकम, सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज 51.75, बोलें 51.75। चैप्टर बोला करें ना। नवंबर 2021 में बेची हैं, सॉरी खरीदी थी 1 जनवरी 20 को। नहीं नहीं यहाँ पे आएगा 1 जनवरी 20, बहुत पुरानी, नई पुरानी या बहुत पुरानी? साढ़े 6 पॉइंट जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोअर पहुंच गए हैं पिछले 1 घंटे के, लिख लिया हुआ हमने। ये 6.47 लिखा हुआ है। तीन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल से प्रॉपर तरीके से बैठ के, एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा नीचे होके आप लोगों ने लेना है रिलैक्स करके, और तीसरा न्यूमेरिकल लेट के लेना है। तो ये 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज। अच्छा भाई वो तो फ्यूचर जिनके सामने हो तो फिर उनको ये नहीं टेंशन कि एक का कहा था, उनको ये टेंशन है कि मेरा फ्यूचर किससे क्या। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ना, इस तरह की फिक्र बोला करो यहाँ प्लीज। पंद्रह % टैक्स, पेज नंबर 259, 15% टैक्स है इंटरेस्ट इनकम पे। वन फाइव 14 लेस। चलें एक काम करते हैं, ठीक है, जब मुझे घर से कॉल आ जाएगी ना उस टाइम पढ़ाना बंद। अच्छा जी, लेस 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 लेस। अच्छा ये ना असल में आज उसने सेपरेट ब्लॉक पे भी टैक्स काटा हुआ है, उसको भी फिर माइनस करना पड़ेगा।
सेपरेट ब्लॉक पे उसने टैक्स जो काटा हुआ है ना वो 6750 है, और डिविडेंड पे जो उसने टैक्स काटा हुआ है वो 40, असूली तो इंटरेस्ट पे असूली तौर पे 45 नहीं बनता था, वो बनता ज्यादा था, वो बनता था 67.5। इंटरेस्ट पे 15% टैक्स उसने काटा हुआ है। भाई तू एंड पे आ गया, जेन से निकल गया था, अब आपके पास कोई चांस नहीं है। अच्छा, लेस टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक भी कटा है, कितना 6.75। यार ये मुझे नहीं पता, टैक्सेस पे बन 6.5 रहा है, कटा 6.75 है, वो गलत काटा होगा, फिर मैं क्या करूं अब। बस जो माइनस पता है कौन सा करना होता है, जो सवाल में दिया हो। कैलकुलेट आपने लॉ वाला करना होता है और माइनस वो करना होता है जो सवाल में दिया हो। अब मैं क्या करूं कि बन इतना रहा है और उसने काटा गलत था, मुझे क्या पता। और आगे चलें, डिविडेंड में काटा उसने 45 है, बन 67.5 रहा है। अब मुझे क्या पता तूने कितना काटा है, बस जो जो काटा है उनको माइनस कर दो। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ये दोनों फिगर्स आपने सवाल से उठाया करनी है। अगर सवाल में ना लिखा होता तो जो आपको पता है फाइनल टैक्स रेजीम का जो ऐड करते हैं वही लेस भी करते हैं। अच्छा यार, थोड़ा सा मसला हुआ है इसमें कि इस पे उसने टैक्स काटा था 6.75, सवाल बता रहा है, और मेरा लॉ कह रहा है 12.5% 6.5 है। कोई नहीं, बाकी हमें रिफंड मिल जाएगा नीचे पेबल में नेट करके। सवाल कह रहे 45 काटा था टैक्स, मेरा लॉ बता रहा है कि 67 बनता है, तो कोई नहीं, बाकी पे कर देंगे नीचे, पेबल टू गवर्नमेंट में खुद ही निकल आएगा वो। तो प्लीज यहां रेट लगाने होते हैं और यहां पर क्वेश्चन वाला टैक्स उठाना होता है। एक और टैक्स रह गया, वो भी उठा लें। टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने टैक्स काटा हुआ हमारा 870, पेबल टू हुकूमत। चलें भी, जब मेरे घर से फोन आ गया या जब आप थक गए, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। आप थक गए, घर से फोन नहीं आया, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेट, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज अर्लियर नहीं मैंने बोला। अच्छा जी, साथ वाला अगर कह रहे हैं ना जाना है तो उसे तुम्हारा तो आने को भी दिल नहीं चाहता, जाओ जाओ तुम, ऐसी सरदर्दी डाली हुई है, मैंने पढ़ना है और तुम जो है अपनी कड़िच फ्राई करके बैठे हो। ये कतील वाला सवाल ना असल में उसी के अंदर डाल के कर लिया हुआ था जो हमने नॉर्मल सवाल किए थे बिजनेस वाले, तो वहीं पे ये सवाल हमने कर लिया हुआ है, और ये मुश्ताक वाला सवाल भी हमने कर लिया हुआ है किसी और जगह के ऊपर। अच्छा, पेज नंबर 420, 420 अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स रूल में 2016। ये सवाल अभी बस इसकी एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम इंशाल्लाह
फिर आपको जो है वो इस होमवर्क में कल दे दूंगा, अभी आज इसको ना कीजिएगा, बस आज दो यही सवाल करने बड़ी बात है जो भी करके आए हम, याद भी करने वाला है आज। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2014। बदर को अगस्त 2014 में एक ऑप्शन दिया हमने। काफ़ी पुरानी बात है ये तो माय डियर, ये तो टैक्स ईयर 2016 माशाल्लाह 15 की बात है। आपको पता है 1 जुलाई 14 को टैक्स ईयर 15 शुरू हो जाता है। टैक्स ईयर 15 को हमने उससे कागज़ का टुकड़ा दिया है टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन हमारे अब्बू कंपनी। हमारे अब्बू का नाम है मामू, लिस्टेड ऑन हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इसलिए ये मामू पीएलसी लिखें, प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती तो ये क्या होती, पब्लिक कंपनी। इसलिए जो कैपिटल गेन आएगा वो नॉर्मल रजीम का होगा। However, the option was exercisable after completion of 1 year of service। भाई क्या लगी हुई है किस पे, नहीं, ये आई कैप की हिस्ट्री में पहला सवाल है जिसमें ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, इसको रिस्ट्रिक्शन ना कहें, बस उसने कहा ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है तो 1 साल बाद आ जाना, यानी 1 साल बाद जब मर्जी आओ मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा, तो 1 साल तक मेरी जेब में ये ऑप्शन पड़ी रहेगी। ऑप्शन का पड़े रहना इज नॉट टैक्सेबल। तो ऑप्शन वॉज एक्सरसाइजेबल का क्या मतलब है, तुम नौकरी करो 1 साल, 1 साल के बाद आ जाना, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करा लेना। एक्सरसाइज करा के मैं क्या बाय करूंगा, शेयर्स। तो आप बताएं जी मेरा पहला साल कौन सा है, टैक्स ईयर 2015, वर्किंग मे बी वर्किंग नंबर 1 2 3 जो मर्जी, टैक्स ईयर 2015, ऑप्शन ग्रांटेड, कुछ भी ना करें, आगे चलें। बदर पेड 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन, ठीक है, बदर ने 2 लाख रुपए दिए ऑप्शन खरीदने के लिए, ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हो गई। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, सेक्शन 14 का 1 कहता है कि इसको इग्नोर करें अनलेस ये ऑप्शन बिक जाए 2.5 लाख में, अगर बिक जाए तो फिर और बात है, ये अनलेस की एक्सरसाइज हो जाए, फिलहाल इसे इग्नोर करें। ऑन 1 सितंबर 15 यानी टैक्स ईयर 2016, हाँ साल भी गुजर गया वैसे, अगस्त सितंबर, हाँ ठीक है साल गुजर गया। तो उसने 3 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर 3 लाख। द शेयर्स वर इशूड ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को अल्लाह का शुक्र है तो शेयर भी इशू हो गए, जिस वक्त शेयर बाजार में कितने के 375 का, और अल्लाह का शुक्र है शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। तो शेयर्स को आप ऊपर वाली जेब में डाल लें, बाहर वाली जेब में ही रखें। तो ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, परचेज्ड शेयर्स, एक्वायर द शेयर्स, शेयर्स एक्वायर हो गए हैं, जी पंगे ले रहे हो। अच्छा जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ 2500, हाँ जी 937500 लेस
चलें जी, नोट करें यहाँ तक, फिर आखिरी पैरे को पढ़ते हैं। इसी सफ़े पे नोट कर लेना नीचे किताब पे ही। क्या करना है, अचार डालना है घर जाके इसका। प्लीज कॉल मी। ओके, अच्छा जी, अच्छा इसको हमारे न्यूमेरिकल के फेस पे डालेंगे क्योंकि हमारा साल 16 ही चल रहा है। इस फिगर को हम सैलरी में ले जाएंगे। ऑन 15 जून 16, हमारा साल ख़त्म होने से 15 दिन पहले हमने उसमें से 2000 शेयर बेच दिए। 2016 का साल ही चल रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल रेजिम, सोल्ड शेयर्स, consideration. We sold 2000 share and received net 8,75,000 in his bank account in Pakistan. इस तक पहुंचते हुए 5,000 और 10,000 कट चुका था। नहीं, मुझे तो कंसिडरेशन ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस। मुझे तो नेट नहीं चाहिए। 875,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 890,000। वैसे मुझे बताएं, बेच के 8,75,000 आए होंगे या बेच के 8,90,000 आए होंगे? बेच के तो 8,90,000 आए होंगे ना। चलो बोलो यार, हम कर लो। दिल में नहीं पढ़ना होता ना मैं डियर, दिल में पढ़ना होता तो। अच्छा अच्छा, चलें आगे। लेस कॉस्ट आबासा, where A is the cost of shares, B is the चुप। अजीब लोग हैं ये, पता नहीं क्लासें लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं, बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, बोली जाती हैं बिना सोचे भी। पहले तोलो फिर बोलो। ओके, आप लोग कराएं मुझे। इनकम फ्रॉम सैलरी, आफ्टरनून को बुलवाते हैं, बोलें। और चपेट वही आने 937,500, कैलकुलेटर पकड़े हुए हैं जी, यानी कि ना डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2000। जी अब आप लोग सवाल पूछ लें जो पूछना था। चलो ठीक है, होना नाम डिवाइड बाय 2500 ज़रब 2000, 750। लेस बैंक चार्जेस एंड कमीशन, 5,000 जमा हाँ जी 1 2 5
Why are you shutting down the book? Otherwise, I will shut down you from class. Okay. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कमीशन और बैंक चार्जेस हमने माइनस क्यों किए हैं? इधर उल्टा दिए थे ना, क्योंकि ये कंसिडरेशन से नेट नहीं होने चाहिए, इसलिए यहां उल्टा दिए थे, लेकिन यहां आके इनको दोबारा क्या कर दें, माइनस कर दें। अच्छा, ऐसी एक इस तरह की मिसाल दे रहा हूं मिलती जुलती। ऐसी सवाल वाला बोंगी मारे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस एक्सपेंस नेट हुआ है, तो आप फिर जो किराया नेट होगा उसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐड कर देंगे दोबारा और नीचे फेस पे लाके अलग से माइनस कर देंगे। ऐसी बिजनेस का न्यूमेरिकल आया कि सेल में से रिपेयर माइनस हुई हुई है, तो रिपेयर को उल्टा दें ताकि सेल सही हो जाए, फिर रिपेयर नीचे लाके माइनस कर दें, माइनस होती है, कोई मसला नहीं। तो इसलिए कंसिडरेशन बेहतर है कौन सी निकाल के चला करें, ग्रॉस, बाद में खर्चे माइनस कर लें। और अगर ये सिक्योरिटीज होती तो फिर ये 15,000 हम इग्नोर करते और इन दोनों को जमा करके हम इन पे 0.5% लगाते, जिसको नोशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। याद है? नहीं याद? अगर सिक्योरिटीज होती तो फिर परचेज प्राइस और सेल प्राइस को जमा करते और जमा करके 0. फिर एक्चुअल खर्चे माइनस ना करते बल्कि नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करते। ठीक है जी, जाएं। चलो भाई, क्लोज कर दो।